हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ये समझें कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमें ये समझना होगा कि ऑर्गेनिजम्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे, मतलब नए इंडिविजुअल्स को पैदा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमें इतना एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है इस रिप्रोडक्शन में। तो इसका आंसर जो भी हो, एक बात तो पक्का है कि वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम लोग अपने आसपास ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने किसी टाइगर को देखा है। मान लीजिए वर्ल्ड में सिर्फ एक ही टाइगर होता, तो क्या आप वो टाइगर को देख पाते? क्या नहीं देख पाते ना। या फिर मान लीजिए आपने देख भी लिया, तो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है, क्या वो टाइगर देख पाता? नहीं देख पाता। तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नोटिस कर पाते हैं, टाइगर को देख पाते हैं, क्योंकि वो टाइगर कभी ना कभी रिप्रोडक्शन किया होगा। उसके माँ बाप होंगे, उसने रिप्रोड्यूस किया, तो आज हम उसे देख पा रहे हैं। फिर अब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो हम लोग का जो आने वाला पीढ़ी है वो उस टाइगर को देख पाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को नोटिस कर पाते हैं। इतना समझे। It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice। तो एक ही स्पीसीज के कई सारे ऑर्गेनिजम्स होने के कारण ही हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को नोटिस कर पाते हैं। समझे इतना। चलिए, स्पीसीज मतलब एक ही प्रजाति का। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग एक स्पीसीज हो गया, टाइगर एक स्पीसीज हो गया, लायंस एक स्पीसीज हो गया। समझे। आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसे इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना जो ठीक उन्हीं की तरह दिखे। रिप्रोडक्शन का एक डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल सा ये हो जाएगा कि रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू देयर ओन काइंड। समझ में आ गया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का नया ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। चलिए, ये हमने समझ लिया रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब अगला टॉपिक है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो हमने ये समझ लिया कि रिप्रोडक्शन के बाद बच्चा पैदा होगा, तो क्या वो बच्चा एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट्स का। चलिए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, हम एक जैसे दिखते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर है। सबका 2 पैर होना है, 2 हाथ होना है, 1 सिर होना है, ठीक है। तो इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होना है तो इसका मतलब उस बॉडी डिजाइन का जो ब्लूप्रिंट है, मतलब जिसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखा होगा कि हमारा 2 हाथ होना है, 2 पैर होना है, 1 सिर होना है, तो वो ब्लूप्रिंट भी सिमिलर होना पड़ेगा 2 इंसान का। मतलब मेरा और आपका दोनों का ब्लूप्रिंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसमें ये जो डिज़ाइन है वो लिखा हुआ होता है। ब्लूप्रिंट मतलब इन्फॉर्मेशन कि हमारा बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। इसका मतलब रिप्रोडक्शन सबसे बेसिक लेवल पे बोल सकते हैं, इसमें वो जो ब्लूप्रिंट है उसी का कॉपी बनाना होता है, ठीक है। एक बार जो हमारा बॉडी डिजाइन का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन का कॉपी हो गया, उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। तो इस डीएनए में ही ये इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन। समझे। सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होता है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स से वो फीचर्स आ जाए। फीचर्स मतलब 2 हाथ होना, 2 पैर होना, टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डीएनए जो कि पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, यही क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। और प्रोटीन से ही क्या बनता है, मसल्स बनता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर चेंज हो गया, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा। और डिफरेंट प्रोटीन का मतलब ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। ऑल्टर्ड का मतलब चेंज्ड बॉडी डिजाइन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि एक बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन के अंदर ये होता है कि क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। सबसे छोटे स्तर पर रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं कि डीएनए का कॉपी होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और डीएनए को कॉपी करने के लिए सेल्स क्या यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार अभी तक जो भी पढ़े उसको एक बार रिकैप करते हैं। देखिए, ये है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। इसी डीएनए में क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है।
अगर ये इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा और हमारा बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगा। इतना समझे? तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, उसी डीएनए का कॉपी बनाना होता है। ठीक है, ये एक डीएनए है और इसी डीएनए का एक कॉपी बनेगा रिप्रोडक्शन के अंदर। मतलब इन्फॉर्मेशन पास हो गया इससे इसमें कि 2 हाथ बनाना है, 2 पैर बनाना है, 1 सिर बनाना है। ठीक है, और इस डीएनए कॉपी करने के लिए सेल्स कौन सा रिएक्शन यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। इतना समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि एक बार डीएनए कॉपी हो गया इसका मतलब डीएनए को शरीर के बाहर कर दो और इंडिविजुअल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग को डीएनए का साथ साथ एडिशनल सेलुलर एपरेटस मतलब सेल्स के अंदर जो भी एपरेटस होते हैं, फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब भी देना होगा। सिर्फ डीएनए बना देने से काम नहीं होने वाला है, समझे? तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और हमने अभी देखा कि डीएनए कॉपी बनाने के लिए सेल्स केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है। मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम डीएनए का कॉपी हमें कभी नहीं बनने वाला है। ये जो एक डीएनए था इसका जो कॉपी बन रहा था, ये कॉपी हुआ था बाय द यूज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये रिलायबल नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी बना के नहीं देगा ये, समझे? तो इसका मतलब ये रहा। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट, हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस इस टाइम। हर बार जब डीएनए कॉपी होता है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ जाएगा। ये वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक डीएनए था, इसका जब कॉपी हुआ यहाँ पे तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया होगा इसमें। ठीक है, और उस चेंजेस में क्या होता है, उस चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशन। इतना समझे? तो इसका मतलब डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर, एक जैसे तो होंगे, बॉडी डिजाइन सेम होगा कि 2 हाथ 2 पैर होना है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। एकदम सेम टू सेम उसका आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा, सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा, समझे? कभी कभी तो ये वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो नया डीएनए बनता है ना, वो उस सेल एपरेटस को यूज़ नहीं कर पाता है और मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, समझे? लेकिन नॉर्मली जनरली क्या होता है कि जो डीएनए कॉपी बनता है वो सेल एपरेटस को यूज़ कर लेता है और थोड़ा मोड़ा वेरिएशन होता है जो वो सर्वाइव कर जाता है। तो दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा वेरिएशन आएगा। माता पिता से जब भी बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो बच्चा में थोड़ा ना थोड़ा तो वेरिएशन रहेगा और इसी वेरिएशन के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इवोल्यूशन देखने को मिलता है। आप इस पिक्चर को देखिए, पहले हम कैसे थे और देखिए आप कैसे हो गए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये लोग बच्चा पैदा किए होंगे पहले के ज़माने में तो उसमें थोड़ा चेंज आया होगा, फिर उसके बाद वो जब बच्चा पैदा किए होंगे तो उसमें थोड़ा और चेंजेस आया होगा। तो ऐसे करते करते कई साल में ये हम आज ऐसे देखने में है। ठीक है, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के कारण। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनता है? तो इसका आंसर होगा नो, सिमिलर कॉपी बनता है बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हमने अभी देखा कि रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हमने एक इंपॉर्टेंस तो समझ लिया कि ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो इकोसिस्टम में किसी एक खास प्लेस को या फिर नीश को यूज़ करता है, और नीश मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर रोल को प्ले करता है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वहाँ पे रहता है और वहाँ पे रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, अब मान लीजिए उस नीश में कुछ चेंजेस आ गया, उस प्लेस में कुछ चेंजेस आ गया। हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर अप हो गया हो या फिर टेम्परेचर कम हो गया हो, या फिर हो सकता है वाटर लेवल वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर हो सकता है ऊपर से मेटेओराइट टूटता हुआ तारा गिर गया हो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज हो गया मान लीजिए उस प्लेस पे। तो अगर इफ़ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर नीश एंड इफ द नीश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट। अब देखिए, मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर नीश में रह रहा था और मान लीजिए उस नीश में कुछ ऑल्टर मतलब चेंजेस आ गया। चेंजेस का क्या हो सकता है? मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया या फिर घट गया, पानी का लेवल बढ़ गया या फिर घट गया, कुछ भी चेंजेस हो गया, तो वो पॉपुलेशन क्या होगा, पूरा का पूरा वाइप्ड आउट हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा अगर कोई वेरिएशन नहीं हो रहा होता तो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अब ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ इनके बच्चों में थोड़ा वेरिएशन आया होगा, हो सकता है उसमें ये शक्ति आ गया हो उस चेंजेस को
वो जो ऑल्टरेशन था उस चेंजेस को झेलने का शक्ति आ गया हो बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, अगर थोड़ा सा कुछ वेरिएशन हो कुछ इंडिविजुअल्स में तो देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, तो हो सकता है थोड़ा तो चांस रहेगा कि उनका जो बच्चा है वो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि उनके बच्चे के अंदर थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा चेंजेस है, और वो हो सकता है उस चेंज को थोड़ा झेल पाए। समझे बात क्या कह रही? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम्पल है। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, टेम्परेट वाटर ऐसा वाटर होता है जो ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया है वो टेम्परेट वाटर्स में रह रहे हैं, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग, और मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस टेम्परेट वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएंट रेसिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो हीट रेसिस्टेंट होंगे, हीट को बर्दाश्त कर जाएंगे और वो ग्रो करेंगे। तो वेरिएशन यूजफुल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, स्पीसीज को बचे रहने में वेरिएशन हेल्प करता है। अगर ये वेरिएशन नहीं होता, ठीक है, तो पेरेंट्स तो मरेंगे ही, उनके बच्चे भी मर जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरिएशन हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस आ गया हो, इनके अंदर हीट को बर्दाश्त करने का शक्ति हो इनके बच्चे के अंदर, तो कुछ चांसेस रहेगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये बचा रह जाए और ये लोग तो मर ही जाएंगे। समझे इतना बात वगैरह ही? तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस हमें ये समझ में आ रहा है कि वेरिएशन यूजफुल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, पूरे स्पीसीज को बचाए रखने में हेल्प करता है वेरिएशन। समझे? चलिए, तो आपको यहाँ से जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है वो याद करना है, और जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है एग्जाम्पल है वो याद करना है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपी करने का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमने अभी देखा कि डीएनए में ही क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन होता है, मतलब डीएनए डिटरमाइंस बॉडी स्ट्रक्चर। और इसके लिए आप यहाँ से भी कुछ लिख सकते हैं, ये रहा, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। डीएनए में ही इंफॉर्मेशन होता है कि हमारा शरीर का प्रोटीन कैसा बनना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, और इस वजह से हमारा बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन कैसे यूजफुल है स्पीसीज के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर हमें ये लिखना होगा कि वेरिएशन हेल्प करता है स्पीसीज को सर्वाइव करने में। ये पूरा जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है और जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है ये आप तैयार कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एक बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एक बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन इन विच न्यू जनरेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? एक ही इंडिविजुअल से बच्चा पैदा होगा तो वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो टोटल 6 मेथड्स यहाँ पे दिया गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला है फिजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि ये जो फिजन मेथड है ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेथड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक ही सेल से बना होता है। फिजन का मतलब सेल डिवीजन, ठीक है, और ये लोग फिजन मेथड का यूज़ करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए, मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब देखिए, पहला बात तो आप नोट कीजिए कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसका यूज़ करते हैं, और फिजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, इसको मेनली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यूज़ करके इस मेथड को यूज़ करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 बराबर भाग में बढ़ जाते हैं और सेल डिवीजन करके जो 2 नए नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एमीबा का एग्जांपल है कि ये रहा एमीबा, धीरे धीरे डीएनए कॉपी हुआ यहाँ से यहाँ, फिर सेल एपरेटस कॉपी हुआ, ठीक है, और कॉपी होकर 2 सेल अलग अलग बन गया, फिर यहाँ से डिवाइड हो गए दोनों में। तो एक सेल दो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन। और चूंकि यहाँ से 1 से 2 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं बाइनरी फिजन। समझे? ये वर्ड याद रखिएगा। तो देखिए, इन एमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। और ये जो 2 भाग में बंटना जो है ना, वो किसी भी प्लेन से हो सकता है। वो हो सकता है यहाँ से डिवाइड हो जाए, या फिर इस प्लेन से डिवाइड हो जाए, इस प्लेन से डिवाइड हो जाए, कहीं से भी ये डिवाइड हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझे? तो पहला पॉइंट, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है सेल डिवीज़न।
इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये इस मेथड का यूज़ करते हैं। और एमीबा में ये किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एमीबा कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, तो आपको लिखना होगा फिजन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं लेशमेनिया का। लेशमेनिया जिससे काला जर होता है, एक बीमारी है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है वीप लाइक स्ट्रक्चर, चाबुक जैसा ये दिखने में होता है। और लेशमेनिया में बाइनरी फिजन ऑकर्स इन अ डेफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। मतलब एमीबा में क्या था कि कहीं से भी कट सकता था ना, किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता था, लेकिन लेशमेनिया में जिसका वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इससे काला जर होता है, ये लेशमेनिया में एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में ही डिवीजन होता है। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी होने के बाद सेल एपरेटस कॉपी हो गया, 2 नए सेल्स बन गए और फिर यहाँ बीच से इसी डायरेक्शन से डिवाइड हो गए। ठीक है, फिर देखिए 2 लेशमेनिया प्रोड्यूस हो गया। ऐसा नहीं था कि ये लेशमेनिया यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, इसी डायरेक्शन से ये कटेगा। ठीक है, चलिए तो हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक मलेरियल पैरासाइट है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। अब यहाँ तक में देखिए ये दोनों में क्या था, 1 से 2 मिल रहा था, यहाँ पर भी 1 से 2 मिला, तो ये तो था दोनों ही बाइनरी फिजन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें 1 से ही कई सारे सेल्स यहाँ पे बन गए अंदर में कॉपी हो के। ठीक है, और ये एकदम जब फटेगा तो कई सारे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई आपसे फिजन का एग्जांपल पूछे कि किस किस ऑर्गेनिज्म में फिजन का यूज़ किया जाता है, तो आप एमीबा लिख सकते हैं, लेशमेनिया लिख सकते हैं या फिर प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल दो, तो आपको सिर्फ एमीबा और लेशमेनिया ही देना होगा। और आपसे कोई मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल पूछे तो आपको प्लाज्मोडियम ही देना होगा। ठीक है, और ये बात याद कर लीजिएगा कि लेशमेनिया से काला जर होता है और प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, चलिए तो ये हमने ख़त्म कर लिया फिजन, जो सिंपली डिवीज़न को बोला जाता है। अगला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का यूज़ ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन थोड़ा सिंपल हो। आप स्पाइरोगारा का एग्जाम्पल लीजिए। स्पाइरोगारा क्या करता है, सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाता है तो सिंपली स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाता है और यही पीसेस या फिर फ्रैगमेंट्स नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद 2 पीसेस बना और ये दोनों पीसेस या फिर फ्रैगमेंट्स बाद में नए इंडिविजुअल्स में ग्रो हो जाते हैं। फिर ये भी जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये भी ब्रेक हो जाएंगे, जब रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा तो फिर ब्रेक होने के बाद दोनों फिर ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही पार्ट से 2 पार्ट बन जा रहा है। तो ये था सिंपल में फ्रैगमेंटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या हम लोग फ्रैगमेंटेशन का यूज़ करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा शरीर सिंपली सेल से नहीं बना हुआ है। हम लोग के अंदर सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है और ये ऑर्गन्स का डिफिनिट पोजीशन है शरीर के अंदर। तो सिंपली सेल बाय सेल एक ही सेल से डिवाइड कर करके हम लोग का इतना बड़ा शरीर बन पाना और इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में बन पाना, ये एक इम्प्रैक्टिकल बात होगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ये थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग पार्ट 2 में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि हम लोग फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये हुआ फ्रैगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रैगमेंटेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है, तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो कि है रीजनरेशन। रीजनरेशन का यूज़ करते हैं फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के लिए। डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी कम्प्लीटली डेवलप्ड हो और जिनका जो सेल्स या फिर टिश्यूज़ है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करें, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स। तो जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रीजनरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। इनमें एक खास एबिलिटी होता है कि इनके बॉडी पार्ट से नए नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाए। दैट इज, इफ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। अगर ये इसका शरीर को किसी भी तरीके से काट दिया जाए तो ये कटअप हुआ जो पार्ट है वो वापस ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा और प्लेनेरिया। इनको कितने भी नंबर ऑफ पीसेस में काट दीजिए और हर एक पीस जो है वो ग्रो कर जाएगा इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, प्लेनेरिया का एग्जांपल है। ये था प्लेनेरिया, इसको 3 भाग में कट कर दिया गया और देखिए हर एक पार्ट वापस रीग्रो कर गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। समझ रहे हैं बात वगैरह?
आगे देखते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन है कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन करने के लिए ये सेल्स होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या करते हैं, प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ये वापस डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाते हैं और इन्हीं बहुत सारे सेल्स से डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़। कुछ सेल्स चेंज हो जाते हैं और चेंज होके अलग टाइप के सेल्स बनते हैं और उससे कुछ अलग टाइप के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए ये जो था एक फुल ऑर्गेनिज्म था, ये डिवाइड हो गया, कट हो के 3 पार्ट में। अगर ये कटा हुआ पार्ट में स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होता तो ये वापस रीग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन है कि जो कटा हुआ पार्ट है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। अब हम लोग रीजनरेशन को खासकर से रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ रहा है, डिपेंड रहना पड़ रहा है किसी और पे कि वो मेरे को आके कट करे और तब हम जाके वापस रिप्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये छोटा सा बात है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही तो कटा हुआ पार्ट से ग्रो कर जा रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 डिफरेंस यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पहला, ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका बॉडी डिज़ाइन क्या हो, सिंपल हो, लेकिन रीजनरेशन जो है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है लेकिन इनका बॉडी डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, फ्रैगमेंटेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और तीसरा डिफरेंस के लिए आप एग्जांपल दे सकते हैं कि फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल हो गया स्पाइरोगायरा और रीजनरेशन का एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया। इतना समझे? चलिए, और देखिए रीजनरेशन का यूज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न भी वही होगा यहाँ पे, यही वाला कि हम लोग का सेल्स सिंपली सेल डिवीजन से ग्रो नहीं कर सकता है। हम लोग में टिश्यू होता है, ऑर्गन्स होता है और उनका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेल बाई सेल डिवीजन क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, इसलिए हम लोग रीजनरेशन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रीजनरेशन का एक कॉमन एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि लिजर्ड में, लिजर्ड का जब पूंछ कट जाता है तो वो पूंछ जो है वापस ग्रो कर जाता है, तो उसको भी क्या हम लोग बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ रीजनरेशन। अगला है बडिंग। बडिंग क्या होता है, इसका यूज़ हाइड्रा करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बर्ड डेवलप हो जाता है एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। आप इस डायग्राम को देखिए, ये है हाइड्रा। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक साइट पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हो गए, यहाँ पे एक बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और these bird develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individuals। और यही सेल डिवीजन हो के एक नए इंडिविजुअल में क्रिएट हो जाते हैं और ये जब ये पूरी मैच्योर हो जाते हैं तब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, यहाँ से कट के एक नया इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बडिंग का एग्जाम्पल। बडिंग देखने को मिलता है हाइड्रा में और ईस्ट में और स्पॉन्जेस में। तो बडिंग का ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, हाइड्रा, ईस्ट एंड स्पॉन्जेस। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले पे, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो अपने रूट, स्टेम और लीव्स का इस्तेमाल करते हैं नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और ये जो रूट, स्टेम और लीव्स है इनको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और एनिमल्स इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये तो जाहिर सा बात है। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, देखिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। पहला एडवांटेज है कि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज़ करके हम लोग ये मेथड को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग मतलब आप ये पिक्चर पे देख पा रहे हैं कि हम लोग किसी प्लांट के डाल को ज़मीन से पास करवा देते हैं। ठीक है, और कुछ दिन बाद जो हिस्सा ज़मीन से टच कर रहा होता है डाल का, उस हिस्से में रूट्स ग्रो कर जाता है और एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि 2 स्टेम को हम लोग काट के ऐसे जोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद दोनों ज्वाइंट होकर एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो हम लोग ये दोनों मेथड हम लोग इसीलिए फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज़ करके हम लोग शुगर केन, रोजेस और ग्रेप्स जैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो किए गए हैं उनमें फल और फूल जल्दी पकड़ते हैं उन प्लांट के कंपैरिजन में जो सीड से ग्रो किए गए हो। ठीक है, ये हो गया 2 एडवांटेज। तीसरा, such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds।
ऐसे प्लांट जो अपना सीड्स को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी खो चुके हैं, मतलब उसमें बीज अब नहीं पैदा ले रहे हैं, तो उन प्लांट को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड का यूज़ करके रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हो गया तीसरा एडवांटेज, ठीक है। और चौथा एडवांटेज है, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristic। जो प्लांट इसमें जनरेट होता है ना, नया प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। इसका मतलब पेरेंट का जो भी गुण है वो बच्चा वाला प्लांट में वो सब गुण आएगा। ये हो गया चौथा एडवांटेज। तो ये चारों एडवांटेज को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन से 1 पॉइंट है, फिर ब्लू से 1 पॉइंट है, फिर ग्रीन से 1 पॉइंट है, फिर ब्लू से रेड के 1 पॉइंट है। और बहुत बच्चे नोट्स के बारे में पूछते रहते हैं कि नोट्स चाहिए उन्हें, तो नोट्स कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ऐसे ही अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूरा बुक ही आपका नोट्स होगा। और जो हम बात बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो आप यहीं कहीं पे साइड में नोट कर सकते हैं। ये जो स्पेस दिया गया है ये नोट्स के लिए ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के लीव्स में आप ये देख पा रहे हैं छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और यही जो छोटे छोटे फुंगी है जमीन पे गिर जाएंगे और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसा प्लांट का एग्जाम्पल दो जो अपने लीव्स का यूज़ करता है फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको लिखना होगा ब्रायोफाइलम, ठीक है। चलिए, और एक यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में बताया गया है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्लांट के जो टिप है वहाँ से हम लोग कुछ सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं, फिर उन सेल्स को एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं और वहाँ पे उन सेल्स को डिवाइड होने देते हैं। और वो सेल्स डिवाइड हो के एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। फिर उस कैलस को एक और मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे उसे हार्मोन्स दिया जाता है और उस हार्मोन से उनमें ग्रोथ होता है और डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब उनके नए नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ये सब डेवलप होते हैं। फिर उस प्लांटलेट को मिट्टी में डाल दिया जाता है, मतलब मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद वो वहाँ पे एक मैच्योर प्लांट बन जाते हैं। और इस मेथड का यूज़ करके हम लोग मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब सजावट वाले जो फूल हो गए, ये सब प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये बस मोर टू नो था टिश्यू कल्चर, ये आप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए था ये। मूव करते हैं अगले मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। अगर आप किसी ब्रेड को थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे ना, तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर बाद उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं, हाइफा ऑफ द ब्रेड मोल्ड है, जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक राइजोपस का डायग्राम है और ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये हाइफा है, ठीक है, राइजोपस का। देखिए, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो आप टाइनी ब्लॉब देख रहे हैं ये सब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हाइफा इन्वॉल्व नहीं होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। ये जो ब्लॉब्स है इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं, प्लूरल है स्पोरेंजिया। एक को स्पोरेंजियम बोलेंगे और सारे को स्पोरेंजिया बोलेंगे। विच कंटेन सेल्स, और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, और द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स डेट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी थिक वॉल से कवर्ड होते हैं ताकि उतने देर के लिए प्रोटेक्टेड रहे, और जब तक कि इन्हें मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए तब तक वो बचे रहे। और जैसे ही उन्हें मॉइस्ट सरफेस मिलेगा वो वापस वहाँ पे चिपक के और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर से वहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और फिर से वापस यही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का आपसे एग्जाम में एडवांटेजेस पूछते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो इसका ये होगा कि एक बार में कई सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका पहला एडवांटेज होगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम में कई सारे बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा, स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाई एयर टू फार ऑफ प्लेसेस टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस। स्पोर्स जो होते हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये इजीली एयर से दूसरे जगह पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक ही जगह पे रह के बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं करेंगे ये लोग रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तीसरा एडवांटेज होगा इसका, स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। स्पोर्स एक थिक वॉल से कवर्ड होते हैं जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में 2 ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं और मल्टीपल फिजन में मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा पॉइंट में आप एक सा एग्जाम्पल दे सकते हैं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हो जाएगा एमीबा और लिशमेनिया, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स।
अगर स्पोर से रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, तो अभी हमने बताया वो 3 बेनिफिट, वो लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग रीजनरेशन से बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका रीज़न वही होगा कि हमारा शरीर सिंपली सेल से नहीं बना हुआ है, बल्कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, वो ऑर्गन डिफिनिट प्लेस में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसका वही एडवांटेज आपको लिख देना है, जो 4 एडवांटेज मैंने आपको बताया था इसका, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज डीएनए कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको लिखना होगा डीएनए में ही, डीएनए डिटरमाइंस द बॉडी स्ट्रक्चर, डीएनए में ही इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये रहे 5 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जरूर उस पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि वो इतना नॉलेजेबल है ना, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके लाइफ के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ में पता चलेगा जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर बाकी वीडियोस को उसको भी चेकआउट कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, और अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 2। आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो डिपेंड करता है 2 इंडिविजुअल्स पे एक नई जनरेशन को पैदा करने के लिए। मतलब अगर 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो एक नया बच्चा पैदा करने के लिए, तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जरूरत क्या है। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने समझा था जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो उसमें डीएनए का कॉपी बनाया जाता है। उसके बाद सेलुलर एपरेटस, याद है आपको सेलुलर एपरेटस, जो साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ भी बनाए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म है ये केमिकल रिएक्शन से होता है और ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं था। इस वजह से वहाँ पे कुछ वेरिएशंस हो रहे थे, और ये वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस भी हमने देखा था। 2 इंपॉर्टेंस देखा था वेरिएशन का। नंबर 1 ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है, और नंबर 2 ये हेल्प करता है इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़। याद है आपको, हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके समझा था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड, हम ये चाहते हैं। अब देखिए, लेकिन जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है ना, उसमें जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है ये वेरिएशन तो पैदा करता है, लेकिन ये काफ़ी स्लो वेरिएशन पैदा करता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर पाता है। तो हम कैसे इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन ला सकते हैं नए इंडिविजुअल में। तो इसका एक उपाय है, हम क्या कर सकते हैं कि 2 अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स लेंगे पॉपुलेशन से, तो उन दोनों का अलग अलग वेरिएशन होगा, और इन दोनों इंडिविजुअल्स के अगर डीएनए को कंबाइन कर दे, मतलब इन दोनों के वेरिएशन को कंबाइन कर दे, तो एक नया वेरिएशन होगा, समझे, और इसमें ज़्यादा वेरिएशन हो पाएगा। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यही चीज़ का यूज़ किया जाता है। इट इनकॉर्पोरेट्स सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल्स का डीएनए को कंबाइन किया जाता है, और उस वजह से एक नया डीएनए फॉर्म होता है, और उस डीएनए में ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका इंपॉर्टेंस अब हमें समझ में आया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होता है कंपेयर टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझे इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी आ जाता है। वो डिफ़िकल्टी ये है कि अगर हम लोग 2 ऑर्गेनिजम्स का, 2 इंडिविजुअल का डीएनए कंबाइन करके एक नया डीएनए बनाएंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म में, बच्चे में डबल डीएनए हो जाएगा।
इसका जितना डीएनए था, इसका जितना डीएनए था, 2 डीएनए मिलेगा तो इसमें डबल डीएनए हो जाएगा ना, तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा। तो वो जो नया डीएनए है वो सेलुलर एपरेटस को यूज़ नहीं कर पाएगा और इस वजह से वो डीएनए मर जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो ये है कि उनके शरीर में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में देखेंगे। उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में एक स्पेशल लीनेज ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। अब ये क्या सब लिखा हुआ है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए समझते हैं डीएनए लोकेटेड कहाँ पे होता है। ये देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं आपका डीएनए। ठीक है, मतलब आप देखिए तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स ही ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, वो स्पेशल ऑर्गन्स में एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। इस सेल्स में सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं बाकी बॉडी सेल्स के तुलना में, और आधे क्रोमोसोम्स का वजह से उसमें डीएनए भी क्या होता है, हाफ अमाउंट होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। और ये जो स्पेशल सेल्स होते हैं ना, इसको हम लोग जर्म सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जर्म सेल का बहुत सारा नाम है, इसको आप यहाँ पे साइड में नोट कीजिएगा। इसको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं, या फिर सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको गैमेट्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। देख रहे कितना सारा नाम आ गया। तो ये सारा नाम ही एक ही चीज़ है। तो इस चैप्टर में बहुत बार ये सब नाम यूज़ होते रहेंगे अलग अलग टाइप से, तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझा है कि एक प्रॉब्लम आ रहा था। वो प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए कंबाइन करेंगे तो डीएनए कहीं डबल अमाउंट में ना हो जाए। और डीएनए डबल होने से प्रॉब्लम क्या है कि वो सेलुलर एपरेटस जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस वगैरह वो सब यूज़ नहीं कर पाएगा और वो डीएनए मर जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या अपनाया है बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने। उन्होंने क्या किया है कि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है जिसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, जिसको जर्म सेल्स बोलते हैं, या फिर गैमेट्स बोलते हैं, या फिर सेक्स सेल्स बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। इस जर्म सेल्स में सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब सिर्फ आधे ही डीएनए होते हैं। और जब ये दोनों डीएनए कंबाइन करेंगे तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वो रीइस्टैब्लिश हो जाएगा, और वापस जो डीएनए कंटेंट है वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा जो एक इंडिविजुअल में होता है। समझ रहे बात क्या कह रहा है। अब देखिए जर्म सेल्स, एक इंडिविजुअल से एक जर्म सेल आया, दूसरे इंडिविजुअल से और एक जर्म सेल आया, और दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम्स थे, मतलब आधे आधे डीएनए थे, और दोनों मिलकर एक नया सेल बनाए। ये आधा और ये आधा मिलकर एक पूरा बन गया। अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें, ह्यूमन बींग्स का सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन चूंकि ये जर्म सेल्स में सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स होंगे, इसका मतलब इस जर्म सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे और इस जर्म सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये 23 मिलकर यहाँ पे 46, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो वापस रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2 जर्म सेल्स मिलके एक नया सेल बनाते हैं, तो इस नए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये एक नया टर्म आ गया, इसको याद कीजिए। जाइगोट क्या होता है, 2 जर्म सेल्स का मिक्सचर को बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब देखिए अब ये जाइगोट क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा और डेवलप कर जाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इस जाइगोट को ग्रो और डेवलप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, स्टोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ये कैसे इसको मिलेगा, अब देखिए हमने अभी भी देखा जो जर्म सेल्स है वो 2 इंडिविजुअल से आएंगे। तो एक जर्म सेल जो होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें फूड स्टोर्स होता है, और दूसरा जो जर्म सेल है वो छोटा होता है लेकिन मोटाइल मतलब मूवेबल, मूव कर सकता है वो। तो ऐसा जर्म सेल जो मूव कर सकता है उसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं, और ऐसा जर्म सेल जो खाना स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, वो होता है फीमेल गैमेट। बात अगर समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे गैमेट शब्द आ गया ना, समझ रहे हैं ना, गैमेट किसको बोला जा रहा है, जर्म सेल को बोला जा रहा है। जर्म सेल 2 टाइप का होता है, एक होता है बड़ा जिसमें फूड हो, ठीक है, और एक होता है छोटा जो मोटाइल हो, मूव कर पाए। तो जो बड़ा और फूड है उसको हम लोग फीमेल गैमेट बोलते हैं, और जो छोटा और मूव कर सकता है उसको हम लोग मेल गैमेट बोलते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग, तो ये हमने बेसिक समझ लिया। अब इसको अप्लाई करेंगे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में और उसके बाद ह्यूमन बींग्स में, समझेंगे कि ये सब कैसे काम होता है। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एक और टर्म समझिए जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए ये है एक मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट, दोनों में आधे क्रोमोसोम्स दोनों मिक्स होंगे, और मिक्स होकर क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। इस जाइगोट में नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब देखिए इस दोनों का जो मिलने का प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब दोनों का मिलना। ठीक है, इतना बात आप समझे।
तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते किसको है। इसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और एक नया जनरेशन मतलब एक नया बच्चा पैदा होता है। इसका ज़रूरत क्या है? इसका ज़रूरत यही है कि इससे ज़्यादा वेरिएशन पैदा होता है क्योंकि इसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का वेरिएशन कंबाइन होकर एक और नया वेरिएशन पैदा हो जाता है। ठीक है, ये हमने समझा। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफिकल्टी, एक प्रॉब्लम आता है कि डीएनए कहीं डबल ना हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग जर्म सेल्स या फिर गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। इस जर्म सेल्स में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हाफ डीएनए अमाउंट होते हैं, और ये दोनों जब जर्म सेल्स कंबाइन करते हैं तो डीएनए का नंबर वापस रीस्टोर हो जाता है। और 2 जर्म सेल जब कंबाइन होकर जो एक नया सेल बनेगा उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और इस दोनों का मिलने का प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतना समझे। अब ये जाइगोट ग्रो कर जाएगा नए ऑर्गेनिज्म में। अब हमने देखा फिर जर्म सेल्स का टाइप, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फीमेल जर्म सेल्स और एक होता है मेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल्स या फिर फीमेल गैमेट में फूड स्टोर होता है और मेल जर्म सेल मूव कर सकता है और वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, इतना बात समझे। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये कैसे काम होता है। यहाँ पे बात करते हैं फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेमन और पिस्टिल है इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? जर्म सेल्स होता है। जर्म सेल्स को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्स सेल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्लावर 2 टाइप के होते हैं। क्या तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन के फ्लावर होते हैं। इसमें क्या तो स्टेमन होगा नहीं तो पिस्टिल होगा। समझ रहे हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी फ्लावर में क्या तो सिर्फ स्टेमन है नहीं तो सिर्फ पिस्टिल है, सिर्फ दोनों में से कोई एक होने से उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और अगर किसी फ्लावर में दोनों ही है, स्टेमन और पिस्टिल दोनों, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इससे एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि स्टेमन और पिस्टिल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? तो स्टेमन जो है ना, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और देखिए इसको याद कैसे करेंगे? तो स्टेमन में देखिए मेन है, कहीं पीछे में मेन छिपा हुआ है, तो मेन से याद समझ जाएंगे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेल जर्म सेल है वो है पोलन ग्रेन, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्टेमन क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और स्टेमन 2 चीज़ से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो ट्यूब है यहाँ पे ऊपर जो गोला बना हुआ है, ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं और नीचे वाला जो ट्यूब है उसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए और फिर अब बात करते हैं पिस्टिल पे। पिस्टिल का भी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। और पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये 3 पार्ट से बना हुआ है। 3 पार्ट का नाम क्या क्या है? ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा हमने अभी देखा। द ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग। अब देखिए ये यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था जिसको पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल का ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसका मेन 3 पार्ट है, स्टिग्मा और बीच में है ये चीज़ तो स्टाइल और इधर है ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर क्या क्या है? देखिए ओवेरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर है एग सेल्स। समझ रहे बात का गहराई? ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल। तो एग सेल जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट बोलते हैं, या फिर फीमेल सेक्स सेल्स या फिर फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझा। ये जो स्टेमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें जो मेल गैमेट है वो क्या है? पोलन ग्रेन्स है। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल के अंदर जो एग सेल्स है वो ये फीमेल गैमेट। ठीक है, अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलेंगे और मिल के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो लिखा हुआ है द मेल जर्म सेल, यहाँ पे क्या भी लिख सकते थे? द मेल गैमेट या फिर मेल सेक्स सेल्स, ठीक ऐसे लिख सकते हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट समझ रहे हैं? यहाँ पे चाहते तो फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल सेक्स सेल्स ये भी लिख सकते थे, प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो मेल जर्म सेल और फीमेल गैमेट का दोनों का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न मतलब मिलन होगा और इसी फ्यूज़न को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बोले थे फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा। समझ रहे हैं? और यही जाइगोट आगे चल के क्या बन जाएगा? एक नया प्लांट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक टर्म समझना होगा जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, मतलब आप इस फ्लावर को देख रहे हैं, यहाँ पे है
एंथर और यहाँ पे है स्टिग्मा। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेगा और यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है सेम फ्लावर में तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, और वहीं पे जो स्टेमेन है मतलब एंथर से पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा में जा रहा है, सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस टाइप का पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और यही कई, अब मान लीजिए अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे क्या होगा कि पोलन ग्रेन निकल के किसी और फ्लावर का स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होगा, समझ रहे, तो वो कहलाएगा वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इफ़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑकर्स इन द सेम फ्लावर इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, और इफ़ द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से यहाँ पर, ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ, अपने आप निकल के यहाँ पे चला गया क्या? ऐसा नहीं होता है। इसको करने के कई सारे एजेंट्स हैं, लाइक विंड हवा से उड़ के आ सकता है, उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, पानी के जरिए उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कोई एनिमल्स, बटरफ्लाई वगैरह कोई अगर बैठ के अपने पैर में चिपका के पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, पोलन एक बार अगर लैंड कर गया स्टिग्मा पे, उसके बाद उसको कहाँ पहुँचना होगा, फीमेल जर्म सेल तक पहुँचना होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। और जर्म सेल कहाँ पे लोकेटेड है, ओवेरी के अंदर, समझ रहे। देखिए एंथर से निकल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक तो आ गया, लेकिन स्टिग्मा में क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, एक सेल तो यहाँ पे है, तो उस पोलन ग्रेन को यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो उसके लिए डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, ये रहा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलता है, आप ये देख पा रहे हैं, लंबा सा ट्यूब जो निकला हुआ है। ठीक है, ये ट्यूब निकलते हुए पूरा स्टाइल से होकर गुजरते हुए कहाँ तक जाता है, जाके उसे ओव्यूल से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, और एक बार ओव्यूल से कनेक्टेड हो गया, उसके बाद इसके अंदर जो असली पोलन ग्रेन है वो निकल के यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एक सेल से जाके फ्यूज़ हो जाएंगे, और तब बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट एक सेल का होता है। अब ये डिवाइड हो के कई सारे सेल्स का गुच्छा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का मतलब फ्यूचर बेबी प्लांट। ठीक है, यही चल के आगे बेबी प्लांट बनेगा, और ये ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। आप इस पिक्चर में को ध्यान से देखिए, इस पूरे चीज़ को तो ओवेरी बोलते हैं। ठीक है, पूरे चीज़ को, इसके अंदर में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओव्यूल, और इसके अंदर जो येलो येलो डॉट्स आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, फीमेल जर्म सेल, मतलब एक सेल से ये। ठीक है, और एक बार यहाँ से आके पोलन ग्रेन आके इनसे मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल है ये क्या बन जाएगा, एक ऊपर का सीड का कवर बन जाएगा, एक थिक कोट बन जाएगा। ठीक है, जो अंदर का बेबी प्लांट को, मतलब एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करके रखेगा, समझ रहे। और देखते आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ये एक बाद में सीड बन जाएगा। द ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। और ये जो पूरा ओवेरी है, ये पूरा चीज़ है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और पक के क्या बन जाएगा, एक फल बन जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल है, आप गुआवा का ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए उसके बाद बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टाइल, स्टेमेन एंड स्टिग्मा, ये सब श्रीवल मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब जो पार्ट है, सेपल, पेटल और जो हो गए स्टेमेन और यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब मुरझा के गिर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चलिए स्टेमेन का काम और पिस्टिल का काम तो समझ में आता है, लेकिन ये सेपल और पेटल का क्या काम था? तो सेपल का काम समझना तो काफ़ी आसान है। ये तो इनिशियल स्टेजेस में जब फूल निकला ही होता है, तब ये सब जो ग्रीन ग्रीन कवर है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखा होता है। तो सेपल का काम ये होता है। पेटल का काम क्या है? पेटल देखिए, पेटल एक ऐसा एट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ये फ्लावर को ऐसा सुंदरता प्रोवाइड करता है जिससे जो एनिमल्स है, इंसेक्ट्स वगैरह है, वो इसके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और एक बार इंसेक्ट्स मान लीजिए यहाँ बैठ गया, अपने पैर में कुछ पोलन ग्रेन ले लिया, फिर यहाँ पे बैठता है, तो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने में, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो पेटल्स ये सब इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और फ्लावर्स को सुंदरता प्रोवाइड करता है।
ये होगा पेटल्स का काम। चलिए आगे देखते हैं और कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रायो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। इसी सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, उस फ्यूचर प्लांट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, और यही आगे चल के एक छोटा सा पौधा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन मिला तो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स डेवलपिंग इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक जर्मिनेशन का डायग्राम बना हुआ है, ये देखिए एक चना का, यहाँ पे चना भी तो एक सीड है, चना जैसा एक यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है। इसका दो पार्ट को कॉटिलेडन्स बोलते हैं, ये कॉटिलेडन है, ये भी एक कॉटिलेडन है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है, और ये जो आपका है बेबी प्लांट है। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रूट। ठीक है, अब चूंकि ये आगे चल के बनेगा शूट रूट, तो इसलिए फ्यूचर रूट बोला गया है। स्पेशल नाम है इसका प्लीम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, फ्यूचर शूट और रूट को बोलते हैं। तो यही था पूरा कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए जितना ऑनलाइन किया उतना तो तैयार करना है, और क्या क्या डायग्राम प्रैक्टिस करना है, ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है 8.7। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको ये ड्राइंग बनाना है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, मतलब कि कैसे पोलन ग्रेन आते हैं और फीमेल जर्म सेल से मिलते हैं, तो ये आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, और अगर एग्जाम में सिर्फ जर्मिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा। तो ये तीनों डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम चैप्टर के एंड में, इस पूरे चैप्टर में जो जो डायग्राम प्रैक्टिस करना है उसका हम चैप्टर का एंड में लिस्ट बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, और देखिए जैसे जैसे हमारा शरीर ओल्ड होता है, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में चेंजेस होता है। अब इस चेंजेस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक चेंज तो ऐसा है जिसमें हाइट बढ़ता है, हमारे दूध के दांत झड़ जाते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, इन सब चेंजेस को हम लोग ग्रोथ वाले चेंजेस बोलते हैं। और एक टाइप का चेंजेस है जो अर्ली टीनेज ईयर्स में होता है, 12-13 साल की उम्र में ये चेंजेस होना स्टार्ट होता है। ये नए सेट ऑफ चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस कौन से हैं, देखिए कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं। अब वो चेंजेस कौन से हैं, टोटल 4 टाइप के ऐसे चेंजेस है। पहला, we begin to notice thick hair growing in new parts of the body such as armpits and the genital area between the thighs। armpits मतलब कांख में, और genital area जांघों के बीच में नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं, ये पहला चेंज है। which can also become darker in color, और वो एरिया थोड़ा डार्क भी हो जाता है, ये पहला चेंज हुआ। दूसरा, थिनर हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं लेग्स और आर्म्स पे। ठीक है, एज वेल एज ऑन द फेस, चेहरे पर भी हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ये दूसरा चेंज हुआ। तीसरा, स्किन जो है वो काफ़ी ऑयली हो जाता है और कुछ पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों में होता है। ठीक है, और चौथा चेंज है हम कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम अवेयर हो जाते हैं अपने बॉडी के तरफ भी और दूसरे के शरीर की तरफ भी, मतलब अब हम लोग दूसरे के शरीर को कुछ और नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप का चेंजेस है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम है, कॉमन है। ठीक है, अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो गर्ल्स में अलग होते हैं और बॉयज़ में अलग होते हैं। वो कौन से चेंजेस है, देखिए गर्ल्स में 3 टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। दूसरा, जो निपल्स वाले जो स्किन है वो डार्क कलर के हो जाते हैं एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। और तीसरा, गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट। अब ये मेंस्ट्रुएट क्या होता है थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस है गर्ल्स में। बॉयज़ में भी 3 चेंजेस होते हैं। पहला देखिए, थिक हेयर ग्रो ऑन द फेस, चेहरे पर हल्का हल्का दाढ़ी निकलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक, वॉइस थोड़ा कर्कश हो जाता है। और तीसरा, पेनस जो है वो ओकेजनली बड़ा होता है और खड़ा हो जाता है, आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट, दिन में कुछ सोच के खड़ा हो जाए। ठीक है, किसी हॉट लड़की के बारे में सोचना है फिर कुछ और तरीके से सोचना, तो पेनिस खड़ा हो जाता है। और नाइट में, ठीक है, पेनस क्या होता है थोड़ी देर में समझ लेंगे। और नाइट में भी कुछ सपना उपना देखने से या फिर कुछ सोचने से ये पेनस जो है वो ओकेजनली कभी कभी खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि हर रात को खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चेंजेस है जो बॉयज़ में होते हैं और ये 3 चेंजेस है जो गर्ल्स में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 चेंजेस बताए गए थे वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होते हैं। तो ये सब जो चेंजेस है ना, ये सब चेंजेस जो है वो काफ़ी स्लोली होते हैं, और ये सब में हर लड़के लड़की में एक टाइम पे नहीं होते हैं। किसी में मान लीजिए 12 साल में ही दिख गया, किसी को 10 साल में दिख गए सब चेंजेस, किसी का लेट होता है, थोड़ा 14 साल में दिखता है चेंजेस। ठीक है, और ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि एक बार में कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके चेहरे पर बाल आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए दाढ़ी उग रहा है, तो ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल एकदम बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, ऐसा नहीं है। ये लगभग 23-24 साल तक करके धीरे धीरे आपका दाढ़ी पूरा चेहरे पर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब गाल वाले एरिया पे।
तो इस सब चेंजेस का 3 फीचर आप याद रखिएगा कि ये चेंजेस काफ़ी स्लो होते हैं। नंबर 2, और डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम, सब में एक ही टाइम में नहीं स्टार्ट होता है, किसी में लेट किसी में जल्दी स्टार्ट होता है, और ये चेंजेस एक बार में कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये सब जो चेंजेस है ना, ये सब चेंजेस क्या डिनोट करता है, ये सब डिनोट करता है कि आपका जो बॉडी है वो सेक्सुअल मैचुरेशन कर रहा है, मतलब सेक्सुअली मैचुरेट हो रहा है, मतलब सेक्स करने के लिए तैयार हो रहा है आपका बॉडी। ये सब चेंजेस अगर आप में हो रहा है तो समझ रहे हैं। होता क्या है कि जब हम लोग 1 से लेकर 10 साल के बीच में होते हैं तब हमारा शरीर का जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी तेज़ होता है, हाइट काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज़ होता है, मसल्स डेवलप होता है। अब 10 साल के बाद जब थोड़ा बॉडी का ग्रोथ स्लो डाउन होता है तब बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यही पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच इमैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मैच्योर एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ये हो जाएगा प्यूबर्टी का डेफिनेशन। प्यूबर्टी स्टार्ट कब होता है, लगभग 10-11 साल में स्टार्ट होता है, ठीक है। गर्ल्स में लगभग 10 साल की उम्र में और बॉयज़ में लगभग 11 साल की उम्र में ये प्यूबर्टी का सिम्टम्स देखना स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी के सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब ये सब जो चेंजेस है ये आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स में क्या कॉमन चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में स्पेशली कौन सा टाइप का चेंजेस होता है, बॉयज़ में किस टाइप का चेंजेस होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्यूबर्टी का डेफिनेशन भी आप तैयार रखिएगा, जो हम बोले वो वाला, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए हमें तो पता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल का जर्म सेल्स ज्वाइन होते हैं, मतलब मिलते हैं। अब ये ज्वाइन होने का तरीका 2 हो सकता है, क्या तो एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल हो सकता है फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, जैसा कि फ्लावर में देखने को मिलता है। फ्लावर में हमने देखा था कि जो एंथर है, मतलब जो स्टेमन है, उसमें से पोलन ग्रेन निकल के कहाँ जा रहा था, स्टिग्मा मतलब पिस्टिल में जा रहा था, ठीक है। तो एक्सटर्नली ट्रांसफ़र हो रहा था वहाँ पे। तो एक तरीका तो एक्सटर्नल रिलीज़ करके 2 जर्म सेल्स मीट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है क्या कि दोनों जो इंडिविजुअल है वो अपना बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे और फिर वहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र करेंगे जर्म सेल्स का, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में सेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली एनिमल्स इसको फॉलो करते हैं। तो अगर एनिमल्स, तो हम लोग यहाँ पे साइंस में कौन सा एक टर्म यूज़ करते हैं, मेटिंग यूज़ करते हैं। मेटिंग मतलब सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स को मेटिंग बोलते हैं। अब देखिए, तो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स अगर होना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होता है, स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मेन में क्या चाहिए होगा, पेनस चाहिए होगा। पेनस किसको बोलते हैं, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस ऑर्गन को पेनस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स के लिए, मतलब सेक्स के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला, मेल साइड में जो पेनस है वो क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, वो खड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। और फीमेल साइड में क्या होना चाहिए, चूँकि मैमल जैसे कि ह्यूमंस, उसमें जो मम्मी का बॉडी है वो बेबी को कई लंबे पीरियड के लिए अपने शरीर में रखा रहता है, और उसको जब पैदा हो जाता है तो उसको ब्रेस्ट फीड भी करना पड़ता है। इसका मतलब फीमेल साइड में क्या होना चाहिए, पहला तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए जो बेबी को कैरी कर पाए अपने बॉडी में लंबे समय के लिए, और दूसरा ब्रेस्ट होना चाहिए, ठीक है, जो बेबी को क्या फीड कर पाए, मिल्क फीड कर पाए पैदा होने का बाद। तो ये दोनों ही ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट, ये दोनों ही क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ताकि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स हो पाए वहाँ पे। तो समझे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स के लिए 2 कंडीशन है। नंबर 1 पेनस होना चाहिए जो खड़ा होता हो, और नंबर 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेस्ट मैच्योर होना चाहिए। समझे इतना। चलिए अब डिटेल में समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या मिलकर बनता है। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बना हुआ है। एक ऐसा पार्ट जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है या फिर जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है। याद है आपको, जर्म सेल्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गन्स है। पहला ऐसा ऑर्गन जो गैमेट्स बनाता है, और दूसरा ऐसा ऑर्गन जो उस गैमेट्स को डिलीवर करता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो देखिए ह्यूमंस में जो मेल गैमेट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म बनाने का काम कौन करता है, ये टेस्टिस करता है, ठीक है। और ये टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। और ये शरीर के बाहर लोकेटेड होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, ये जो पेट वाला रीजन है इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये शरीर के बाहर क्यों लोकेटेड होता है ये टेस्टिस, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, तभी स्पर्म बन पाएगा। उसीलिए ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड होता है। अभी सिर्फ समझते चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है, अभी पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ समझिए। पहला बात,
कि स्पर्म क्या है, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट या फिर मेल जर्म सेल या फिर मेल सेक्स सेल्स बोल सकते हैं। तो वो कौन है, स्पर्म है। तो स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ पे है, स्क्रोटम में लोकेटेड है, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। इतना समझे। चलिए, इसके बाद इस टेस्टिस का एक और काम है। इस टेस्टिस का एक काम तो हमने समझा कि ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। दूसरा काम ये है कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, यही वो हार्मोन है जो प्यूबर्टी के टाइम में हमारे शरीर में जो चेंजेस होता है ना, बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस होता है, फेशियल हेयर आना, वॉइस का क्रैक होना, ठीक है, कांख में बाल आना, जांघों के बीच में बाल आना। तो ये सब जो चेंजेस है, ये चेंजेस कौन लाता है, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन ही लेके आता है। समझे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, ये टेस्टिस ही बनाता है। ठीक है। तो टेस्टिस का 2 काम आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये। पहला काम तो ये है, ये मेल गैमेट मतलब स्पर्म रिलीज़ करता है, और टेस्टिस का दूसरा काम ये होगा कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, यही प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ में चेंजेस लाता है। ठीक है। चलिए, इतना समझे। अब एक बार स्पर्म बन गया तो स्पर्म को ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये एक ट्यूब है, ये कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके फिर ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एक और पाइप यहाँ से आया है और यहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये पाइप ये कहाँ से आ रहा है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से पेशाब आता है। ठीक है। और पेशाब और स्पर्म दोनों ही पास होने का एक ही रास्ता है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। अब ये यूरिथ्रा क्या है, इस पूरे चीज़ को यूरिथ्रा नहीं बोलते हैं, इस पूरे चीज़ को तो क्या बोलते हैं, पेनस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो अंदर का पाइप है ना, ये जो आपको व्हाइट कलर का पाइप दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। तो बॉयज़ में क्या होता है, एक कॉमन पैसेज है, सेम पैसेज है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर में देखेंगे अभी उनमें भी। ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए। तो अब देखिए, जब ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये स्पर्म जब लेके जा रहा होता है, तभी रास्ते में 2 चीज़ है यहाँ पे। एक तो है आपका ये गोला सा ऑर्गन जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे और एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और यहाँ पे एक और ब्राउन कलर का ग्लैंड है, इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड मिलके उस स्पर्म में एक रस छोड़ देते हैं। उस रस का वजह से वो जो स्पर्म है ना, वो थोड़ा लिक्विड टाइप हो जाता है, मतलब वो फ्लूइड टाइप हो जाता है। ठीक है। जिससे ट्रांसपोर्ट इजी होता है, और नंबर 2 उस रस में थोड़ा फूड भी होता है जिससे वो स्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। और वो कुछ देर के लिए सर्वाइव रहता है। समझे। इतना सिर्फ समझते चलिए, अभी हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो इतना बात हमने समझा यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट से बना हुआ है। एक तो वो जो जर्म सेल बनाता है, जर्म सेल मेल का क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है। ठीक है। और दूसरा वो पोर्शन है जो उस जर्म सेल मतलब स्पर्म को डिलीवर करता है टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या फिर स्पर्म्स, समझ गए, ये टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस ही ये जर्म सेल को बनाता है। उस जर्म सेल का नाम क्या है, स्पर्म्स, ह्यूमन के लिए। ठीक है। These are located outside the abdominal cavity। समझ रहे, एब्डोमिनल कैविटी पेट से बाहर लोकेटेड है। क्यों, और कहाँ पे लोकेटेड है, स्क्रोटम में लोकेटेड है। क्यों, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनने के लिए, उसलिए ये आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होते हैं। ये पहला बात। उसके बाद द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस एक और काम करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये बात है। ठीक है। तो टेस्टिस का 2 काम आप याद कर लीजिए। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, नंबर 2 रिलीज ऑफ हार्मोन या फिर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही लेके आता है। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो स्पर्म जो बन गया वो वास्ट डिफरेंस जो है वो कलेक्ट करता है और ले जा रहा होता है, और रास्ते में एक ट्यूब आ रहा होता है यूरिनरी ब्लैडर से, जो यहाँ पे दोनों मिलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा ये क्या है, कॉमन पैसेज है बोथ स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। समझे इतना बात। और अलोंग द पाथ, रास्ते में कुछ ग्लैंड्स है जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये दोनों ग्लैंड, और एक ग्लैंड है यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड। ये सब ग्लैंड मिलके क्या करते हैं, एड देयर सिक्रीशंस सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड। कुछ रस छोड़ते हैं जिससे वो स्पर्म फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसे ट्रांसपोर्ट ईजी होता है। ठीक है। और एक काम है इस सिक्रेशन का कि ये जो फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का क्या काम है।
तो आपको लिखना होगा कि ये लोग स्पर्म्स को फ्लूइड बना देते हैं और ये लोग जो फ्लूइड है उसमें न्यूट्रिशन होता है। 2 फंक्शन है इसका, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो जैसे अंडरलाइन किए हैं वैसे आप भी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो डायग्राम है ये क्या है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे समझना क्या क्या है। तो जैसे मेल में टेस्टिस था वैसे ही गर्ल्स में क्या होता है, ओवेरी होता है। तो इस ओवेरी का काम क्या है, फीमेल गैमेट बनाना। तो मेल गैमेट का नाम क्या था, हमने देखा था स्पर्म, वैसे ही फीमेल गैमेट का नाम है एग, ठीक है, एग्स इसको बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारा नाम आता है, इसको हम लोग एग्स बोल सकते हैं या फिर फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल गैमेट, इतना तो समझते हैं आप। अब देखिए एग्स का एक और नाम आता है यहाँ पे, ओवम भी इसको बोलते हैं। अगर सिर्फ एग है तो इसको हम लोग ओवम बोलेंगे, OVUM, और अगर एग्स है प्लूरल है तो इसको हम लोग ओवा बोलेंगे। तो इतना सारा नाम है इस एग का, आप समझ जाइएगा। हाँ, सब इंटरचेंजेबली कहीं कहीं यूज़ होते रहेगा। तो इस ओवेरी का हमने एक फंक्शन तो समझ लिया कि पहला फंक्शन क्या है, नंबर 1 रिलीजेज फीमेल गैमेट जो कि होता है एग, या फिर फीमेल जर्म सेल जो कि होता है एग। और दूसरा फंक्शन क्या होगा, ये एक हार्मोन बनाता है। जैसे कि टेस्टिस एक हार्मोन बनाता था, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही ओवेरी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन गर्ल्स में चेंजेस लाता है। चेंजेस पता है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना, निपल्स का डार्क कलर होना, ठीक है, आर्म पिट्स में बाल आना, जेनिटल एरिया में बाल आना। तो ये सब चेंजेस कौन लेके आता है, एस्ट्रोजन लेके आता है, ये हार्मोन, ठीक है। तो ओवेरी का ये 2 फंक्शन याद रखिए। अब जब कोई भी लड़की जब पैदा होती है ना तो उसके ओवेरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं, लेकिन ये इमेच्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है। दोनों में एग्स होंगे लेकिन ये इमेच्योर होते हैं। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ जाता है ना, 12-13 साल का जब हो जाते हैं तब ये एग्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और हर महीने एक एग रिलीज़ होता है किसी एक में से। मान लीजिए यहाँ से एक एग रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो वो एग को एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये ओविडक्ट उस एग को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके यहाँ पे लाएगा। तो ये जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या तो यूटेरस बोलते हैं या फिर वोम्ब बोलते हैं, समझ रहे हैं, कोक, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, तो ये एग को कैरी करता है फ्रॉम ओवेरी टू द यूटेरस या फिर वोम्ब, समझे इतना। अब देखिए ये जो यूटेरस है ना, ये यूटेरस ये ओपन होता है किसमें, वजाइना में, ठीक है। ये है आपका वेजाइना, और ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, कर्विक्स बोलते हैं। तो जब सेक्स करते हैं तो जो मेल का पेनिस है वो यहाँ तक एंटर करता है और यहाँ पे स्पर्म रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और ये स्पर्म जो है वो ऊपर ट्रैवल करते 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 यहाँ तक आता है और यहाँ से एग आ रहा है और यहाँ पे दोनों का मिलन मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जो यहाँ से मेल गैमेट आया मतलब स्पर्म आया और यहाँ से एग आया फीमेल गैमेट, दोनों यहाँ पे फ्यूज़ कर जाते हैं मतलब मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। याद है आपको जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट तुरंत डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइड होते 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 क्या बन जाता है, एम्ब्रायो बन जाता है। और वो एम्ब्रायो यहाँ पे आके जो यूटेरस का वॉल है जिसको यूटेराइन वॉल बोलते हैं वहाँ पे फिक्स हो जाता है। मतलब ये जो लाल हिस्सा दिख रहा है इस ब्लड वाले हिस्से में वो चिपक जाएगा, ठीक है, एम्ब्रायो, और यहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके बाद क्या होता है थोड़ी देर में और डिटेल में समझेंगे, उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए द फीमेल जर्म सेल्स जिसको एग बोलते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ओवेरीज में बनते हैं। तो ओवेरीज का एक काम हो गया कि ये फीमेल जर्म सेल या फिर एग को बनाता है। दूसरा काम, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी ये रिलीज़ करते हैं। कौन से हार्मोन बोलिए, एस्ट्रोजन, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। और एस्ट्रोजन का काम क्या होगा, यही प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस लाता है गर्ल्स में। अब आगे देखते हैं। देखिए When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. Thousands of eggs होते हैं लेकिन वो immature होते हैं जब लड़की पैदा होती है तो। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ जाता है, some of these start maturing. ये eggs mature होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर महीना one egg is produced by one of the ovaries. कोई एक ओवेरी एक एग रिलीज कर देगा। ये एग को कैरी कौन करता है, देखिए द एग इज कैरीड फ्रॉम ओवेरी टू द वोम्ब। वोम्ब को क्या बोलते हैं, यूटेरस भी बोलते हैं। थ्रू अ थीन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या हो गया, ये एग को कैरी करता है फ्रॉम ओवेरी टू द वोम्ब, ठीक है। अब 2 ओविडक्ट या फिर 2 फैलोपियन ट्यूब एक साथ मिल के एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस। ये देख रहे हैं आप, ये एक फैलोपियन ट्यूब, ये एक फैलोपियन ट्यूब, दोनों मिलकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस, ठीक है। इसी को कोक बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, द यूटेरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द कर्विक्स। यूटेरस वजाइना में ओपन होता है और ओपनिंग को क्या बोलते हैं, कर्विक्स बोलते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कहाँ पे असली में लोकेटेड होता है। तो आप देखिए इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे वेजाइना लिखा हुआ है, ये वेजाइना ओपनिंग है। तो यहाँ पे किसी मेल का पेनस ऐसे अंदर जाएगा और यहाँ पे जब सेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्विक्स है आपका, और फिर यहाँ पे आपका है यूटेरस, और ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे कहीं पे ओवेरी है, ठीक है। ये दोनों ओवेरी होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या लोकेटेड है, यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब इसी में पेशाब स्टोर होता होगा, और पेशाब को बाहर थ्रो करने के लिए जो पाइप है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स में अलग अलग 2 पैसेज है, सेक्स करने के लिए अलग पैसेज है और पेशाब के लिए अलग पैसेज है, और एक पैसेज यहाँ पर भी है। ये किस लिए समझ रहे हैं, टॉयलेट करने के लिए है, ये वाला एनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पैसेज है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक पैसेज हो गया यूरिथ्रा जो यूरिन के लिए, ये एक पैसेज हो गया मेटिंग के लिए, और ये एक पैसेज हो गया फॉर एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म वेजाइना के थ्रू एंटर करेगा। दे ट्रैवल अपवर्ड्स, स्पर्म ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड रीच द ओविडक्ट, ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं। ओविडक्ट मतलब ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, वेयर दे में एनकाउंटर द एग। तो स्पर्म जब ओविडक्ट में पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनका एनकाउंटर मतलब मुलाकात होगा एग से। फिर मुलाकात हो गया मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और वो एग क्या कहलाने लगेगा, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट कहलाने लगेगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है एग्जैक्टली। तो ये आपको याद रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक है। ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग, वो तुरंत डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, कई सारे सेल्स का गुच्छा बन जाता है, बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। और यही एम्ब्रायो जाके इम्प्लांट हो जाता है इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फोइटस। और वो जो एम्ब्रायो है वो जाके यूटेरस के वॉल में चिपक जाता है और वहाँ पे और ग्रो करना स्टार्ट करता है और डेवलप ऑर्गन्स हाथ पैर निकल जाते हैं, तब वो क्या कहलाने लगता है, फोइटस कहलाने लगता है। तो स्टेप समझिएगा, ठीक है। पहले जाइगोट हुआ, फिर एम्ब्रायो हुआ, उसके बाद फोइटस बनता है, ठीक है। फोइटस में अच्छा खासा बेबी जैसा दिखने लग जाता है। उसके बाद देखिए और जो यूटेरस है वो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। ये जो आप यूटेरस देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूटेरस ये हर महीना तैयार रहता है एक बेबी को रिसीव करने के लिए, ठीक है। कि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग आएगा ऊपर से, तो इसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करना होगा ना, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है इसको। तो ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहता है। देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे, देखिए। द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। हर महीने वो प्रिपेयर होता है। द लाइनिंग थिकन्स, वो जो यूटेरस का जो वॉल है वो मोटा हो जाता है, एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रायो। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है ताकि उस जो एम्ब्रायो है उसको क्या मिल पाए, नरिशमेंट मिल पाए, न्यूट्रिशन मिल पाए। अब ये न्यूट्रिशन मिलता कैसे है, देखिए। द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो न्यूट्रिशन देने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा का सबसे पहला काम तो ये समझिए कि ये क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है और ये हेल्प करता है एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, ठीक है। ये एक डिस्क है जो कि इम्बेडेड होता है इन द यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल में डिस्क जैसा ये चिपका होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जो रेड कलर का डिस्क आपको दिख रहा है, ये और कुछ नहीं प्लेसेंटा है, ठीक है। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रायो साइड ऑफ द टिश्यू एंड ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। तो देखिए ये जो प्लेसेंटा है इसका एक साइड में तो विली होता है, मतलब जो बच्चा का साइड है वहाँ पे विली मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे ऐसे निकले होंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही विली यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। और जो मदर के साइड है वहाँ पे ब्लड स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस प्रोवाइड्स, अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होता है, ये प्लेसेंटा का काम क्या है। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रायो। द डेवलपिंग एम्ब्रायो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस विच कैन बी रिमूव बाई ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये है मदर और ये है एम्ब्रायो या फिर फोइटस। तो मदर से एम्ब्रायो को क्या क्या चीज़ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 चीज़ मिलता है और बदले में एम्ब्रायो मदर को क्या देता है, देखिए
मदर इसको क्या दी, ऑक्सीजन दी, तो एम्ब्रायो इसको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। और इसको क्या दी, ग्लूकोज दी, तो ग्लूकोज के बदले ये यूरिया देगा, ठीक है, और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट देगा। और ये सब वेस्ट प्रोडक्ट मम्मी के खून में आ जाता है और वहाँ से वो खून से फिर साफ होके फिर मम्मी ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और मम्मी ही इसका सारा वेस्ट प्रोडक्ट खत्म करती है, ठीक है। सब ब्लड से काम हो रहा होता है, तो ऐसे कुछ काम चलता है यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के जरिए, ठीक है। तो प्लेसेंटा ही वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसके जरिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा है क्या, इसका फंक्शन क्या है, इतना बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये केस हुआ जब यहाँ पे सेक्स हुआ और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। एग यहाँ से निकला था, यहाँ से स्पर्म आया और यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया और यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ फिर, ठीक है। अब क्या हो कि अगर सेक्स ही ना हो तब ये अंडा का क्या हाल होगा, देखते हैं। तो अगला टॉपिक यही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग को फर्टिलाइज ना किया जाए तब क्या होगा। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन के लिए वो अंडा जिंदा रहेगा। और सिंस द ओवेरी रिलीजेज 1 egg every month, the uterus also prepares itself every month to receive the fertilized egg. Thus its lining become thick and spongy. अब देखिए ये एग जो यहाँ से निकला ये फर्टिलाइज हो ना हो, ये जो यूटेरस है ये तो अपना जो ब्लड है वो ब्लड लेके ये मोटा तो होगा ही, हर महीना होता है ये। इसको क्या पता कि सेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपने आप अपना काम पूरा करता है, ये वॉल को मोटा कर देता है। जो वॉल है थिक एंड स्पॉन्जी हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड से। अब देखिए क्या होता है, दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। अगर बच्चा पैदा होता तो ये थिक एंड स्पंजी का काम क्या होता, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, नरिशिंग करता। लेकिन चूंकि दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अब इस लाइनिंग का कोई काम नहीं है क्योंकि बच्चा ही पैदा नहीं होना है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, वो जो ब्लड का लेयर है वो हल्का सा टूट जाता है और वजाइना से निकलना शुरू हो जाता है एज ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, ब्लड के रूप में वजाइना से निकलना शुरू हो जाएगा। और दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ। तो हर लड़की में ये हर महीना देखने को मिलता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है वेजाइना से, ठीक है। और इसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये मेंस्ट्रुएशन हर लड़की का जब प्यूबर्टी आता है तब से स्टार्ट हो जाता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, 2 से लेकर 8 दिन तक ये चलता है, हर लड़की का अलग अलग वैरी करता है, ठीक है। तो ये होगा केस जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा। अब अगर प्रेगनेंसी होता है तो तब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन एमसी जो है या फिर पीरियड्स जिसको बोलते हैं वो बंद हो जाता है। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगा फिर वापस नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, एक हर महीने ब्लड रिलीज होता है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 2 टर्म आपको पता होना चाहिए, एक होता है मेनाकी और एक होता है मेनोपॉज। मेनाकी क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पीरियड स्टार्ट होता है लगभग 13 साल की उम्र में, प्यूबर्टी के टाइम में, तो उसको बोलते हैं मेनाकी। और जब पीरियड्स आना बंद हो जाता है लगभग 45 साल की उम्र में, ठीक है, तब उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये हर लड़की में ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये 2 बात आपको पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन। कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि हल्का फुल्का सेक्सुअल मैच्योरिटी, हल्का सा ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, हल्का सा दाढ़ी मूछ नहीं आया कि सब सोचने लगता है कि अब हम सेक्स करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तक पूरी सेक्सुअली मैच्योरेट नहीं हो जाते हैं, बोथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, ठीक है, तब तक सेक्स करने के लिए या फिर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है बॉडी। बहुत सारे प्रेशर उसको झेलना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। आगे देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ जनरल बात है कि इंसान को बहुत सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे फ्रेंड्स हमें फोर्स करते हैं किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने के लिए, हमारा मन हो या फिर ना हो। कई बार प्रेशर होता है हमारे फैमिली की तरफ से कि शादी कर लो और बच्चा पैदा करो, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि बच्चा कम से कम लो, ठीक है। तो कई सारे प्रेशर का सामना करना पड़ता है किसी भी इंसान को। तो चॉइसेस बनाना बहुत ज़रूरी है और ये चॉइसेस बनाना काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो ये सब कुछ जनरल बातें, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ डिजीज़ के बारे में लिखा गया है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेटिंग होता है या फिर सेक्सुअल एक्ट होता है, तो ये काफ़ी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज़ होता है। यहाँ पे 2 शरीर काफ़ी क्लोजली कनेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से कई सारे बीमारी फैलने का भी चांस रहता है। तो 2 टाइप के यहाँ पे बीमारी है। पहला तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। तो 2 डिजीज़ है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, एक है गोनोरिया और दूसरा है सिफालस, ठीक है। तो ये 2 डिजीज़ का नाम आप याद रखिएगा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, गोनोरिया और सिफालस। और 2 डिजीज़ है जो वायरस के कारण होते हैं, एक है वॉट्स और दूसरा है HIV एड्स, ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन है। तो ये सब डिजीज़ का नाम याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। अब मान लीजिए कोई सेक्स कर लिया लेकिन उसको अब बच्चा नहीं चाहिए, प्रेग्नेंट वो नहीं होना चाहती है,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। बच्चा प्रिवेंट होने के क्या क्या तरीके हैं? तो देखिए, अब लोग प्रेग्नेंट इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि वो क्या करता है, बॉडी और माइंड दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालता है, और अगर लड़की रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, तो ये हेल्थ को भी काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसको कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो कितने तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चा ना हो? तो टोटल ऐसा यहाँ पर 4 तरीका बताया गया है। पहला तरीका है जिसको बोलते हैं बैरियर मेथड। इसमें क्या करते हैं कि पेनिस के ऊपर क्या पहन लेते हैं, कॉन्डम पहन लेते हैं, या फिर वैसा ही कुछ कवरिंग वेजाइना के ऊपर पहन लेते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पर्म और एग का कॉन्टैक्ट नहीं होता है और प्रेगनेंसी होने से बच जाते हैं। ये तो हुआ एक तरीका जिसको बोलते हैं बैरियर मेथड। दूसरा तरीका है केमिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हार्मोन बैलेंस को चेंज कर देते हैं बॉडी में, जिस वजह से वो जो एग है वो रिलीज़ नहीं हो पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा फिर यहाँ पे। इसके लिए कुछ गोली खाना पड़ता है, ओरल पिल्स लेना पड़ता है, लेकिन ये चूँकि हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इसकी एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, इसको बोलते हैं केमिकल मेथड, ठीक है। फिर और एक तरीका है जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। जैसे कि एक लूप या फिर कॉपर टी है, इसको जो लड़कियां हैं वो यूटेरस में लगा लेती है, इससे भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको ऐसे प्लेस किया गया है कि फैलोपियन ट्यूब को वो ब्लॉक कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। और जो एग है वो यूटेरस में नहीं आ पाएगा, मतलब स्पर्म भी आगे नहीं जा पाएगा और एग भी आगे नहीं आ पाएगा। तो इससे कॉपर टी से भी प्रिवेंट हो जाता है। लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट है, दे कैन कॉज द साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेराइन वॉल्स। यूटेरस जो है उसमें कुछ खरोच वगैरह आ सकता है, कुछ वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। तो ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। ये काफ़ी कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जो मेल में वास्ट डिफरेंस है ना, याद है आपको वास्ट डिफरेंस, इसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। इस वजह से स्पर्म का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये तो हुआ मेल में। फिर फीमेल में क्या कर सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकते हैं कुछ कट लगा के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो एग है वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। सर्जिकल मेथड्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेफ़ है, ठीक है, लेकिन सर्जरी के कारण से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अगर उस सर्जरी को प्रॉपर्ली परफॉर्म ना किया गया हो तो, समझे। तो यही था ये पूरा चैप्टर। नीचे में कुछ सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है। आजकल क्या आ गए हैं, बहुत सारे इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं। अगर पता चल जाए कि कोख में कोई लड़की है तो उसका फीमेल फर्टिसाइड कर दिया जाता है उसी में, ठीक है, गर्भ में ही शिशु की हत्या। तो ये हो रहा है आजकल। इस वजह से जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी डिक्लाइन होते जा रहा है, मतलब लड़कियों का जो नंबर है वो कम होते जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। इसके अलावा जो बर्थ रेट है और डेथ रेट से, इन दोनों से क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज डिटरमाइन होता है, कितना पॉपुलेशन होने वाला है। इस वजह से जो रिसोर्सेस है कंट्री में वो सबको नहीं मिल पाता है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा डिग्रेड करता है। और अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, ठीक है, मतलब कुछ लोग ज़्यादा ही अमीर है, कुछ लोग ज़्यादा ही गरीब है, तो वहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए। वहाँ पे तो हमें सबसे पहले क्या सुधारना होगा, इनइक्वालिटी को सुधारना होगा, तब जाके साइज ऑफ पॉपुलेशन पर बात करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जनरल बात है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। मेन यही टॉपिक है कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, और क्या क्या सेक्सुअल डिजीज़ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करता है आपको यहाँ पे बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मतलब ये अगर मान लीजिए आपका है एंथर और ये बीच में था आपका स्टिग्मा, तो ये जब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन। लेकिन ये जब पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच के वो एक सेल से मिलेगा तब तो कहलाएगा फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड का क्या रोल है। तो 2 रोल है। नंबर 1, ये स्पर्म को फ्लूइड बना देते हैं, और नंबर 2, इस फ्लूइड, वो जो फ्लूइड है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीसरा, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको पता ही है, फिर से रिपीट नहीं करते हैं। आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो न्यूट्रिशन मिलने के लिए क्या है कि स्पेशल टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा का एक क्या है, डिस्क है जो यूट्राइन वॉल में इम्बेडेड होता है। ये सब आपको लिखना होगा। फिर मदर से फोर्टस की तरफ या फिर मदर से एम्ब्रायो की तरफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब जाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एम्ब्रायो से मदर की तरफ आते हैं और ब्लड से होकर फिर वो रिमूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है तो क्या वो
STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकती है क्या? नहीं, कॉपर टी का काम सिर्फ इतना है कि वो एग और स्पर्म को मिलने नहीं देगा, मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाएगा, आपको STD से नहीं बचाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। कुछ और एक दो टॉपिक है जैसे कि इससे डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल और सेक्सुअल, ये सब हम आगे बताएंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मार्क किए हैं, देखिए क्या क्या है। पहला पॉइंट है DNA कॉपिंग मैकेनिज्म। DNA कॉपी के दौरान क्या होता है? वेरिएशन होता है, और वेरिएशन क्या है? यूजफुल है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, हमें ये पता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रेटर वेरिएशन करता है देन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझे इतना? दूसरा पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जिसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, और इसके पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। समझे? चलिए तीसरा पॉइंट है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना भूल गए थे, ये देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे टेस्टिस का स्पेलिंग देखिए TESTIS लिखा हुआ है, और यहाँ पे टेस्टिस का स्पेलिंग देखिए TESTS लिखा हुआ है। तो किसको सही मानेंगे आप? तो दोनों ही सही है। डिफरेंस क्या है कि ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है वो। फिर क्या होता है? वास डिफरेंस होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरिथ्रा, पेनिस, ये सब होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? ओवेरीज होता है, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस और वेजाइना होते हैं। और देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। समझ में आ गया? और फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग के जरिए किस में होता है असेक्सुअल? तो आपको याद होगा ये ईस्ट में होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन सा पार्ट है? ओवरी तो है, यूटेरस भी है, वास डिफरेंस नहीं होगा, तो वास डिफरेंस का सही आंसर होगा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेंट्स। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है? तो इसका यही फ़ायदा है कि इसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण इवोल्यूशन में भी हेल्प करेगा, प्लस सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टिस। टेस्टिस का दो काम हमें याद है अच्छे से, एक स्पर्म बनाना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन बनाना। नंबर 6, वाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? तो ये तो अच्छे से पता है आपको कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो यूटेराइन वॉल जो है वो जो थिक एंड स्पॉन्जी हो गया था वो लाइन ब्रेक हो जाएगा, और हर महीने जो ब्लड है और म्यूकस वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ना, ये आपको यहाँ से लिखना होगा, जितना लाइन किया हुआ है ये सब आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम बनाना है आपको, ईजी है, और डायग्राम क्या प्रैक्टिस करना अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या क्या मेथड्स है? टोटल 4 टाइप के मेथड है, चारों को आप लिख लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एक तरफ है यूनिसेलुलर और एक तरफ है मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो है वो मोस्टली कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं? असेक्सुअल, और ये लोग जनरली कौन सा यूज़ करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, ये 1 था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यहाँ पे जो है सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तीसरे में लिखेंगे कि यहाँ पे गैमेट्स का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे गैमेट्स का ज़रूरत पड़ता है। और चौथे में लिखेंगे कि यहाँ पे कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं चाहिए और यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए, जैसे कि पेनस हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ओवेरी हो गया, ये सब चीज़ चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन कैसे हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में? तो आपको लिखना होगा रिप्रोडक्शन से क्या होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपी के लिए केमिकल रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है, वो केमिकल रिएक्शंस एक्यूरेट नहीं होता है, जिस वजह से वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, और अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप उस बैक्टीरिया वाले एग्जाम्पल का दे सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ क्यों करते हैं? तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो बोल सकते हैं कि टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा बोल सकते हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन राइज इन और बर्थ रेट, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, उसलिए प्रेगनेंसी नहीं होने देना चाहते हैं। तीसरा रीज़न हो जाएगा कि टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ STD, लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, असेक्सुअल में पहला पॉइंट लिखेंगे कि नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देयरफॉर नो और लेस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे थोड़ा कम वेरिएशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे 2 जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं होते हैं, मतलब 2 DNA यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मिक्सिंग होता है, जिस वजह से इंक्रीज वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड, और उसमें लिखेंगे गैमेट्स आर फॉर्म्ड, समझ में आ गया होगा। तीसरा, नॉर्मली मोर ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, कम बच्चे पैदा होते हैं। चौथा में लिखेंगे ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, और उसमें लिखेंगे यूजुअली 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल। और पांचवा में असेक्सुअल में डालेंगे कि ये एक रैपिड प्रोसेस है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट का डिफरेंस आपको तैयार करना है। फिर आगे आप बात करें इसमें से डायग्राम कौन सा प्रैक्टिस करना है। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी डायग्राम है स्टार्टिंग से लेके, जैसे कि पहला डायग्राम हमें मिलता है एमीबा का फिजन, बाइनरी फिजन, ये डायग्राम हो गया। फिर लिशमेनिया का बाइनरी फिजन, ये डायग्राम हो गया। प्लस प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिजन, ये डायग्राम करना है आपको। फिर यहाँ पे रीजनरेशन दिखाया गया है प्लेनेरिया का, ये डायग्राम करना है। फिर बर्डिंग इन हाइड्रा, ये डायग्राम करना है। और फिर आगे देखिए, यहाँ तक कि ये ब्रायोफाइलम का डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और फिर ये स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये लिखा रहेगा, तो ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। फिर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये करना है आपको। फिर यहाँ पे आपका है जर्मिनेशन, ये डायग्राम करना है। फिर आगे मूव करते हैं, आगे यहाँ पे ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको ऐसा ही डायग्राम दे देंगे और यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 दे देंगे और पूछेंगे इसका नाम बताओ प्लस फंक्शन बताओ, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका भी डायग्राम प्लस लेबलिंग, ठीक है, करके जाना है। बस इतना डायग्राम आपको सारा प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। तो यही है, फिर ये चैप्टर एंड होता है इसी के साथ। उम्मीद करता है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर बाकी इंग्लिश के वीडियोज़ है, साइंस के वीडियोज़ है, वो आप देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और वीडियो में कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको वहाँ पर जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।